वेलकम स्टूडेंट्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन, क्लास 10 ज्योग्राफी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था शहर में भी और गांव में भी पानी की आवश्यकता तो है ही, इट्स अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस। बट शहर की हमारी लिविंग में हम पानी शायद ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं। लिविंग इस तरह की है। आइए आगे डिस्कशन करते हैं। मैप वर्क भी हम करेंगे इसमें। बहुउद्देशीय नदी परियोजना और समन्वित जल संसाधन प्रबंध यानी मल्टीपर्पज डैम्स जो कल्चर आया है, जिसमें हाइड्रो पावर भी बन रही है, यानी पानी से बिजली, इरिगेशन के लिए भी वो अवेलेबल है, पानी हमको उससे जल मिल रहा है, पीने का पानी भी सप्लाई हो रहा है। तो मल्टी का मतलब तीनों काम हमारे हो रहे हैं। तो इस सीरीज में हम देखते हैं कि हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें। अब हम ये जानना चाहते हैं हाउ, कैसे किया जाए। पुरातत्व वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख रिकॉर्ड्स बोलते हैं कि हमने प्राचीन काल से सिंचाई के लिए क्या किया था, पत्थरों और मलबे से बांध बनाए थे। मतलब डैम बनाने की टेक्निक हमारे यहाँ प्री हिस्टोरिक टाइम से चली आ रही है। तो हमको अवेयरनेस थी, हमको नॉलेज थी डैम कैसे बनते हैं, डैम का क्या फ़ायदा होता है। हमारे मैप वर्क में भी डैम आएंगे, हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन हम ये सोचते हैं कि जब तक कंटेंट यानी ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट हमको मालूम नहीं होगा, हमारी लोकेशंस में प्रॉब्लम हो सकती है। यानी मैप में कौन सा डैम कहाँ है हमें दिक्कत आ सकती है, इसलिए पूरा पढ़ना है बेटर है। जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियां बनाई हैं। तो हमने ये सब अरेंजमेंट्स किए हैं। स्पेशली आप देखेंगे हमारे यहाँ भी नहरें थी, तटबंध हैं, सारा इंतज़ाम था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कोई भाई बहुत बड़ी बात है कि हमारे यहाँ ये जो परिपाटी है आज भी जारी है, मॉडर्न ईरा में भी। और नदियों के बेसिनों में हमने कई जगह बांध बनाए सक्सेसफुली, और ये बांध सक्सेसफुली काम भी कर रहे हैं। कई जगह पे प्रॉब्लम भी आई है, मैं आपको बताता हूँ। हिमालयन रीजन में हमारी सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति भी जताई है, मना भी किया है कि भाई यहाँ इतनी वाइब्रेशंस होती हैं हिमालय रीजन में, तो यहाँ बांध बनाने से परहेज कीजिए। इवन वो तो टूरिस्ट के भी आने जाने पर भी वो विचार करते हैं। प्राचीन भारत में जलीय कृतियां ईसा से 1 शताब्दी पहले प्रयागराज के नजदीक श्रृंगवेरा में गंगा नदी में की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। यानी ऐतिहासिक काल में इंडिया में जल को बचाने के लिए ईसा मसीह से भी 1 शताब्दी पहले प्रयागराज जिसका नाम है, वहाँ नज़दीक श्रृंगवेरा में गंगा नदी के तट पर इस तरह के बाढ़ के जल को रोकने के लिए डैम बनाया गया था। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था, क्यूसेक्स ऑफ वाटर फ्लोज इन ओशियन, समुद्र में चला जाता पीने और सिंचाई के योग्य पानी। ये बड़ी विडंबना है, अभी इस पे काफ़ी काम होना बाकी है हमारे देश में, क्योंकि आप जानते हैं ऐसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट बहुत होता है। आगे देखते हैं, प्राचीन भारत में जलीय कृतियाँ कैसी थी। ईसा से भी 1 शताब्दी पहले हमने ये बात कर ली है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय वृहद स्तर पर बांध, डैम बने हुए थे, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया। यानी ऐतिहासिक काल में चंद्रगुप्त के शासनकाल में हमको नॉलेज थी कि डैम बना लो, बांध बना लो, अतिरिक्त जो जल मिल रहा है वो बाद के दिनों में मानसून के बाद काम आएगा। क्योंकि तब भी और आज भी हमारी कृषि मानसून पर ही आधारित है। उसकी भी चर्चा हम पूरे अच्छी तरह करेंगे। कलिंग प्रदेश यानी ओडिशा आज का, नागार्जुन कोंडा आज का आंध्र प्रदेश, बेन्नूर आज कर्नाटक, कोल्हापुर महाराष्ट्र में हम जानते हैं उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिलते हैं। खुदाई में ये सारी चीज़ें सामने हमको आ चुकी हैं और पूरा संसार इस चीज़ पर आश्चर्य करता है कि इनकी मैथमेटिक्स, इनकी फिजिक्स, इनकी केमिस्ट्री, इतना पानी रोकना, इनका आर्किटेक्चर। आपको मैं बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में ऐसे कई मंदिर हैं वो सिर्फ एक रॉक स्टोन यानी कि पूरे एक पत्थर पर नक्काशी करके बनाए गए हैं।
टनों का पत्थर मंदिर के ऊपर रखा गया है। आप चाहेंगे तो मैं टेम्पल्स का भी एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झील में से एक है भोपाल झील, जो कि कब बनी? 11वीं शताब्दी में। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास एक विशेष तालाब बनवाया। चलिए आगे देखते हैं और बातें। हीराकुड डैम, हमारे ये लोकेशंस आएंगे। सलाल कहाँ पे है, हीराकुड कहाँ पे है, राणा प्रताप सागर कहाँ पे है, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट कहाँ से कहाँ जाता है, हरी के बैराज कहाँ है ना। तो इस तरह से हमें तैयारी करनी है। पेरियार कहाँ है, ये मैं आपके लिए नाम ले रहा हूँ, फिर भी मैं मैप में आपको एक बार और वापस से लोकेशन करना, कैसे किसको कहाँ पॉइंट आउट करना है मैप में। आप इंडिया के मैप खरीद लीजिए, ठीक है, 8-10 ले लीजिए, मेरे कहने से प्रैक्टिस कीजिए लोकेशंस की, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। अभी बांध क्या है और वो हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे हेल्प करते हैं, बांध को समझते हैं। परंपरागत बांध नदियां वर्षा का जल इकट्ठा करके बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते थे। हमारे यहाँ इंडिया में 11वीं 12वीं क्या शुरू से हमारे यहाँ तो ये खेतीबाड़ी होती आ रही है, क्योंकि कृषि प्रधान देश है। आज भी हमारी 57% आबादी कृषि पर बेस है। ऑल्दो मैंने आपको बताया भी होगा कि केवल 17% ही उसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हिस्सा है, यानी कृषि कार्यों में जितने भी लोग लगे उनसे देश को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आमदनी कम मिल रही है। ये भी एक हमारे लिए सोचने का विषय है। माय डियर स्टूडेंट्स, आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते, और भी काम है। एक तो सबसे बड़ी हमको पावर चाहिए, डोमेस्टिक में भी चाहिए, उद्योग में भी चाहिए, कृषि कार्य में भी चाहिए। घरों पर आपको पोर्टेबल वाटर भेजना है, पीने का पानी। फ्लड कंट्रोल भी एक मुद्दा है। फ्लड कंट्रोल से जुड़ी बहुत सारी रिसर्च है। जैसे कई लोग लैंडस्लाइड पर ही काम करते हैं, जो जमीन चट्टाने सरक के आपने टेलीविजन पे न्यूज में देखा होगा कई बार, अभी भी हादसा हुआ है। तो ये सारी चीजें इससे कंट्रोल में आती हैं। एक थोड़ा एंटरटेनमेंट भी मिलता है, आंतरिक आप बोट चला सकते हैं, फिशरीज डेवलप होती हैं, तो एक नया कृषि में रोजगार डेवलप होता है, मछली पालन का बहुत पेइंग होता है ये भी। इसलिए बांधों को हम क्या कहते हैं, मल्टीपर्पज, बहुउद्देशीय नाम दिया गया है। ये भी एक रीजन है। और दूसरा, एकत्रित जल के अनेकों उपयोग हो सकते हैं। इकट्ठा है तो इंडस्ट्रीज में, एग्रीकल्चर में, आपके फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में, आयरन स्टील में, कुछ मशीनों को ठंडा करने में इतनी जगह पानी की ज़रूरत है, आप समझ सकते हैं। जैसे कि आपको सतलज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नागल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों में काम आती है। अब जल विद्युत भी हो रहा है, पीने का पानी भी हो रहा है, कृषि कार्यों के प्रयोजन के लिए भी हमको वाटर चाहिए। मैंने आपको कहा भी था, पानी हर जगह है लेकिन पीने योग्य नहीं है। पीने योग्य पानी पूरी धरती में 2% है। तो इन सब बातों को हमें सीखना और समझना पड़ेगा। मैप में आपको एक बार पूरा वापस कराऊंगा, पहले ये थ्योरी पार्ट अच्छी तरह कर लीजिए कि आखिर इसके पीछे बेस क्या है। इसी प्रकार से महानदी का बेसिन है। हीराकुड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। यही नहीं, बाढ़ भी एक हमारे यहाँ चिंता का विषय रहती है। करोड़ों रुपए हर साल हमारे जान की और माल की परेशानी है, नुकसान होता है। इनको भी नियंत्रित करने के लिए कि जल को अति प्लावित, बहुत ज़्यादा फ्लो रोकने के लिए बांध बनाना बहुत जरूरी है। देखिए, मैप वर्क तो हमारे लिए 4 मार्क्स का आएगा ही आएगा, पर ये कंटेंट आप अगर अभी जान जाएंगे, इट वुड बी मच बेटर। आज़ादी के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन मैनेजमेंट प्रोग्राम बहुउद्देशीय परियोजनाएं को उपनिवेशन काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश के डेवलपमेंट के रास्ते पर ले जाने वाले व्हीकल के रूप में देखा जाता है। कि देखिए, मल्टीपर्पज डैम्स या मल्टीपर्पज आप कोई भी नाम दीजिए, ये जितने भी बहुउद्देशीय परियोजना है, ये कई काम एक साथ कर रही हैं। एक तो फ्लड को रोक रही है, बाढ़ को। दूसरा, आपके पास एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन के लिए काफ़ी मात्रा में वाटर का एक रिसोर्स बना हुआ है, जो आपके पास कम से कम आने वाले 10 महीने रहेगा।
तीसरा, बिजली का उत्पादन आप कर सकते हो। चौथा, आप उसमें कोई बोटिंग राफ्टिंग वगैरह कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं, कैनाल्स बना सकते हैं, इरिगेशन के लिए सस्ता साधन आप ढूंढ सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू बहुत गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहते थे। उनका ये कहना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, इंडस्ट्रियलाइजेशन और सिटी की अर्थव्यवस्था, नगर की, अर्बन एरियाज की, ये एक तरह से पूरी की पूरी डेवलप होगी, इसका विकास होगा। सिटी में देखिए बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सिटी में पानी की बहुत ज़्यादा खपत है। या मैं ये भी कहने में हिचकिचाऊंगा नहीं कि कुछ वेस्टेज भी ज़्यादा है। सिटी की लाइफ ऐसी है कि वेस्टेज भी ज़्यादा मिलेगा गांव के मुकाबले, ग्रामीण क्षेत्र के मुकाबले। पिछले कुछ सालों में हमने देखा भी है कि मल्टीपर्पज़ जो डैम से योजना है, बड़े बांध कई कारणों से परिनिरीक्षण और विरोध का विषय बन गए, क्योंकि डूब क्षेत्र में आ जाता है ये एरिया। तो अब जब ये डूब क्षेत्र में आ जाता है तो जिन लोगों को आप डिस्प्लेस कर रहे हैं उनको वहां से हटना पड़ेगा। उनको अब आप खेती बाड़ी के लिए जमीन दूसरी जगह देंगे। इसको डूब कहते हैं, जो डैम के एरिया में आ गए। अब वहां पे तो जल आएगा, बांध बना दिया जाएगा, बड़ा बड़ा बांध बनेगा, हाइड्रो पावर का टरबाइन लगेगा, तो ऐसी बहुत सी चीजें आ जाती हैं। अब इन किसानों को या इन गांव वालों को दूसरी जगह जमीन खेती बाड़ी की दी जाएगी। अपना खेत, आपका घर, ठीक है ना, जो भी है, आपके पशु, ये सारा फैक्टर विरोध का कारण बनता है मल्टीपर्पज डैम्स को देख के। जैसे आपको याद होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था हमारे देश में, क्योंकि उसमें डूब में जो लोग आ गए थे नर्मदा नदी के, उनको वहां से हटाया गया। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कौन लाइक करेगा, जरा सोचिए। नो वन लाइक्स टू बी डिस्प्लेस्ड। कोई अपना घर बार छोड़ के नहीं जाना चाहता। बांध क्या काम करता है, अब इस पे बात करते हैं। बांध क्या करता है, बहते हुए जल को रोकता है, दिशा देता है, या उसकी दिशा भी चेंज करने में काम आता है। फ्लो जो है वाटर का वो कम करने में काम आएगा, कि भाई बहुत तेज पानी का फ्लो नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो एरिया में पानी बहुत तेजी से बहेगा वहां बाढ़ आ जाएगी। और बाधा है जो आमतौर पर जैसे जलाशय, झील अथवा जल भरण बनाती है। बांध का अर्थ है जलाशय से लिया जाता है, न कि इसके ढांचे से। बांध का मतलब क्या है कि कितना पानी आप इसमें रोक सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारा का सारा पानी जो आपने रोका है नदी का, वो आज के आज कंज्यूम हो जाएगा या एक महीने में। आपको आने वाले साल की भी प्लानिंग उसमें करनी है। अभी हम बहुत चर्चा करेंगे इस विषय पे, एक अलग से भी शायद वीडियो आएगा आपके पास। अधिकतर बांधों में एक ढालू हिस्सा होता है जिसके ऊपर से अंदर से जल रुक रुक कर या लगातार बहता रहता है। बांधों का वर्गीकरण उनकी संरचना के बनावट कैसी है और किस पर्पस के लिए वो बने, उद्देश्य क्या है, या उनकी हाइट कितनी है, संरचना और उनमें प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर वो बने हुए कैसे हैं। बांधों को लकड़ी के बांध, तटबंध बांध या पक्का बांध के अलावा कई सेक्शंस में बांटा गया है। अब आजकल तो सीमेंट के बांध हो रहे हैं, आयरन स्टील उनमें लग रही है, तो बड़ी मजबूत बांध है। फिर भी आपने सुना ही होगा कुछ समय पहले एक्सीडेंट हुआ ही हमारी कंट्री में। ऊंचाई के अनुसार भी हाइट कितनी है ऐसा भी देखा जाता है। मुख्य बांध है या नीचे बांध है, कैसा है, मीडियम साइज, ये सब क्लासिफिकेशन ऑफ डैम्स है ये, और कुछ नहीं है। अब आगे देखते हैं। नदियों पर बांध बनाने, उनका बहाव क्या करना है, हमें पानी को कंट्रोल करना है बहने से, वेस्ट नहीं बहे। या तो अगर बह रहा है तो बिजली बनती रहे उस पर, इरिगेशन में काम आए और बिजली बने, ठीक है, या अर्बन एरिया शहरों में सप्लाई हो। तो हमारी कई सोच है। अब देखिए, हर समय खेतों में सिंचाई हर समय भी नहीं होती, माइंड इट। आप ये मत सोचिए कि 12 के 12 महीने खेतों में सिंचाई के लिए जल जाएगा, नो। तो ये देखना पड़ता है कब कितना पानी अपने को छोड़ना है, ये देखा जाता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है और अधिक
अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा होता रहता है, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। तो ये भी कई प्रॉब्लम है वाटर रिलेटेड। बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण रुक जाता है। तो कई प्रॉब्लम्स भी हैं, हमको कई चीज़ों को समझना भी पड़ता है। बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा वहाँ मौजूद जो है वनस्पति और मिट्टियाँ जल में डूब जाती हैं, जो आगे चलकर अपघटित होती हैं। बहुउद्देशीय परियोजना और बड़े बांध नए पर्यावरणीय आंदोलन, जैसे मैंने आपको बताया नर्मदा बचाओ हमने देखा है, और टिहरी बांध आंदोलन हमने देखा है कि लोग गांव के गांव क्योंकि पानी में आएंगे, डूब क्षेत्र कहते हैं, जिन पर कि टिहरी बांध और नर्मदा पानी का असर पड़ेगा। नर्मदा नदी जहाँ बह रही है वो गांव खाली कराए गए, टिहरी डैम जहाँ बनेगा वो खाली कराए गए। तो उन लोगों को बड़ी दिक्कत होगी, प्राकृतिक रूप से दिक्कत होगी, हर तरह से आर्थिक रूप से भी, तो वो विरोध करेंगे। अब इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों के बड़े स्केल पर हुआ है, क्योंकि इनको हटना पड़ेगा। और अच्छा खासा कोई पीढ़ी दर पीढ़ी एक जगह रह रहा है, आप उसको बोलेंगे हट जाइए यहाँ से, तो वो अनफेयर होगा, अन्याय होगा उनके साथ। आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी ज़मीन, आजीविका और उनके संसाधन से लगाव और नियंत्रण क्यों नहीं होगा? देश की बेहतरी के लिए छोड़ना पड़ता है, कुर्बान करना पड़ता है। तो वी फेस दिस प्रॉब्लम, ये दिक्कत सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, जनमानस को, सबको आती है। इसलिए अगर स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो किसको मिल रहा है? ये भी एक पॉइंट आता है कि आखिर ये बनाई क्यों जा रही है। जब स्थानीय लोगों को तो और जीवन नर्क हो जाएगा, अच्छा खासा खेत और मकान खलियान छोड़ के दूसरी जगह वापस जिंदगी शुरू करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अब आगे देखते हैं, शायद जमींदारों और बड़े किसानों को, ये उद्योगपतियों और कुछ नगरीय केंद्रों को फायदा होता है। सिटी तो हमेशा कहेगा आप मुझे जल दे दो, मुझे बिजली दे दो। सिटी में तो डिमांड बढ़ती जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स। गांव के भूमिहीनों को लीजिए, उनका क्या होगा? ये ऐसी परियोजनाओं से कोई लाभ उठाते हैं? सवाल है। सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिया है, जहां किसान जल गहन और वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहा है। अभी तक हमारा किसान फूड ग्रेन यानी खाद्यान्न, जैसे मेजोरली गेहूं, ज्वार, मक्का, बाजरा, इन पर केंद्रित था। अब वो टोबैको, तंबाकू, सोयाबीन, कपास, इनकी तरफ जाने लग गए। तो एक समस्या ये भी होगी कि अगर बहुत ज़्यादा ये होगा तो हमारे खाद्यान्नों का उत्पादन भी देश में कम हो जाएगा। इससे मृदाओं के लवणीकरण जैसे गंभीर परिस्थिति के परिणाम होंगे। मिट्टियां खराब हो जाएंगी, पानी अत्यधिक मात्रा में मिलेगा। ठीक है, इसी दौरान अमीर भूमि मालिकों और गरीब भूमिहीनों में एक डिफरेंस आ जाएगा पैसे का। तो सामाजिक हमारी सोसाइटी भी बदल जाएगी। एक तरफ तो बहुत ज़्यादा पैसे वाले किसान, एक तरफ मुश्किल में जो है ना। जैसा कि हम देख सकते हैं कि बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच एक संघर्ष पैदा कर देता है, एक थोड़ा सा विवाद भी हो जाता है। उद्योगपति चाहता है मुझे हर कीमत पे बिजली मिले, कृषक चाहता है मेरी ज़मीन बनी रहे और मुझे सिंचाई के लिए पानी मिले और बिजली भी मिले, शहर में रहने वाला चाहता है मुझे भरपूर पानी की सप्लाई मिलती रहे। सबकी अपनी अपनी डिमांड है। बांध बनते में भी इन तीनों में भी संघर्ष हो ही जाता है। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान शहर के एरियो में अधिक जलापूर्ति देने पर परेशान किसान उपद्रव पर उतारू हो गए। बहुउद्देशीय परियोजनाओं की लागत और लाभ में बंटवारे को लेकर स्टेट बाय स्टेट के झगड़े भी बहुत देखे गए। सुप्रीम कोर्ट में भी इनके लड़ाई चलती रहती है। सेंटर वर्सेस स्टेट, स्टेट वर्सेस स्टेट्स, 3 स्टेट्स वर्सेस सेंटर, ऐसे भी बांधों को लेके बहुत हमारे यहाँ कोर्ट केस चल रहे हैं, कुछ समाप्त हो गए। तो इस तरह से बांधों के पीछे ये सारा हमको पता तो होना चाहिए। आपके इस चैप्टर से मैप्स आएंगे, मैप की हम प्रैक्टिस करेंगे। कृपया करके जितने भी नदियों के नाम हैं, बांध हैं, कोशिश कीजिए। मैं भी एक आपको वीडियो मैं बताऊंगा, मैप्स का हम स्पेशल काम करेंगे।
So with this, I wish you good luck and thank you.